नमस्कार। कभी कभी इतिहास ना बस एक लड़ाई से पूरी तरह बदल जाता है। आज हम एक ऐसी ही जंग की कहानी में उतरेंगे जिसने हिंदुस्तान में एक ऐसे विशाल साम्राज्य की नींव रखी जो अगले 300 सालों तक चला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुगल साम्राज्य की। तो चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। जरा इस साल को याद रखिए, 1526। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये वो साल है जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए मोड़ दिया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे कैसे सिर्फ एक जंग एक पूरा का पूरा साम्राज्य खड़ा कर सकती है। आइए इसी सवाल के जवाब को मिलकर ढूंढते हैं। तो इस नए साम्राज्य की कहानी का हीरो कौन था, किसने ये सब मुमकिन कर दिखाया? चलिए मिलते हैं उस शख्स से जिसकी महत्वाकांक्षा ने इतिहास लिख दिया। और वो थे बाबर। अब इनकी शख्सियत ही कुछ ऐसी थी। सोचिए, इनकी रगों में दो दो महान विजेताओं का खून दौड़ रहा था। पिता की तरफ से तैमूर लंग और मां की तरफ से चंगेज खान। इसी विरासत के साथ हिंदुस्तान को जीतने का सपना उनकी आंखों में बस गया था। और 1519 से लेकर वो लगातार 7 सालों तक यहां हमले करते रहे। और उनकी यही जिद, यही लगन हमें ले आती है उस एक दिन पर जिसने सब कुछ बदल दिया, पानीपत की वो मशहूर लड़ाई। तो मैदान में कौन कौन थे? एक तरफ था एक हमलावर जिसके पास खोने को कुछ खास नहीं था, लेकिन पाने को पूरा हिंदुस्तान, बाबर। और दूसरी तरफ दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोधी, जो अपनी सल्तनत बचाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, अब सवाल ये है कि बाबर की छोटी सी सेना एक इतने बड़े सुल्तान को हरा कैसे पाई? इसका जवाब था एक ऐसी चीज में जो हिंदुस्तान के मैदाने जंग के लिए बिल्कुल नई थी, तोप और बारूद। जी हाँ, भारत में पहली बार किसी बड़ी लड़ाई में इस तकनीक का इतने असरदार तरीके से इस्तेमाल हुआ, और यही बाबर का सीक्रेट वेपन यानी तुरुप का इक्का साबित हुआ। लेकिन पानीपत जितना तो बस समझ लीजिए पहला कदम था। असली काम तो अब शुरू होना था, अपने इस नए नवेले साम्राज्य को महफूज करना और उसे फैलाना। और बाबर ने इसमें बिल्कुल भी देर नहीं लगाई। अगले 4 साल तो मानो तूफान की तरह बीते। 1526 में पानीपत की जीत के ठीक अगले साल 1527 में उन्होंने खानवा की लड़ाई में राणा सांगा की बेहद ताकतवर राजपूत सेना को हराया। फिर 1528 में चंदेरी का किला जीता और 1529 में घाघरा में बंगाल और बिहार की सेनाओं को भी धूल चटा दी। मतलब एक के बाद एक हर बड़े दुश्मन को उन्होंने रास्ते से हटा दिया। इन सभी जीतों के बाद बाबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। ये एक तरह से ऐलान था कि अब मुगल यही रहेंगे और यहीं से हुकूमत करेंगे। कहते हैं ना, किसी चीज को बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना उसे बनाए रखना, और मुगल साम्राज्य के साथ भी यही हुआ। पहला बड़ा संकट बहुत जल्द दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, जिसने ये साबित कर दिया कि सल्तनत की नींव अभी भी कच्ची है। और ये संकट आया बाबर के बेटे हुमायूं के दौर में। उनकी कहानी तो किसी फिल्म से कम नहीं। बादशाह बने, लेकिन जल्द ही शेरशाह सूरी से सब कुछ हार गए। उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। कई साल यहां वहां भटकने के बाद 1555 में वो वापस तो आए, गद्दी भी हासिल कर ली। लेकिन किस्मत देखिए, अगले ही साल एक हादसे में उनकी जान चली गई। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे बाबर की सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो अब देखते हैं कि इन शुरुआती उतार चढ़ावों के बावजूद ये साम्राज्य आखिर 300 साल तक कैसे टिका रहा। इसकी विरासत की असली कहानी क्या है? हुमायूं के बाद जो गद्दी पर बैठा वो था उनका बेटा अकबर। और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। अकबर को मुगल सम्राटों में सबसे महान माना जाता है, और इसकी वजह भी है। उन्होंने न सिर्फ इस लड़खड़ाते हुए साम्राज्य को संभाला, बल्कि उसे एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंचाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो अगर पूरे मुगल दौर को एक नज़र में देखें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। शुरुआत हुई 1526 में बाबर से, जो संस्थापक थे। फिर 1556 में आए अकबर, जिन्होंने साम्राज्य को बुलंदी दी, और ये सिलसिला चलता रहा 1857 तक, जब आखिरी सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का दौर खत्म हुआ। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के पास लाकर छोड़ देती है। क्या इतिहास कुछ खास लोगों के फैसलों से बनता है? मतलब, क्या मुगल साम्राज्य सिर्फ बाबर की हिम्मत का नतीजा था, या फिर ये घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला था जिसका होना तय ही था और अकबर ने बस उसे बचा लिया? इस पर सोचिएगा जरूर।